आज मैं बात करूंगी गांधी जी के सत्याग्रह विचार की। सत्याग्रह भारतीय राजनीति और समाज को गांधी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। रूसी लेखक और विचारक टॉल्स्टॉय की रचनाओं से गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा ली। अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थोरो ने भी सविनय अवज्ञा का मत प्रस्तुत किया था और अमेरिका में व्यक्तिगत तौर पर इसका सफल प्रयोग भी किया था। गांधी ने इसे और भी विकसित किया और पहली बार बड़े पैमाने पर उन्होंने भारतीय राजनीति में इसका इस्तेमाल किया। सत्याग्रह की जो विधि है, गांधी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में उन कानूनों के विरुद्ध इसको अपनाया था कि जिनके द्वारा भारतीय लोगों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा था। उस समय इस विधि को निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में गांधी ने इसे सत्याग्रह का नाम दे दिया। वे मानते थे कि यह निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय विधि है। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी ने पहली बार इस विधि का इस्तेमाल चंपारण बिहार में किया था और हमें पता है कि इसके बाद से सारे भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों और गैर दलीय समूहों और आंदोलनों में इस विधि का प्रयोग किया जाता रहा है और इस विधि का प्रयोग केवल सरकार के विरुद्ध ही नहीं बल्कि समाज में कई अनेक कुरीतियों जैसे छुआछूत और सामाजिक कुपरंपराओं और कुप्रथाओं के विरुद्ध भी किया गया है। और अब हम देखें कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्याग्रह जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। मतलब इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रही जो होता है वो दृढ़ निश्चय लेकर के हर कष्ट को सहता हुआ, हर तरह के त्याग करता हुआ सत्य पर टिका रहता है। और गांधी मानते हैं कि सत्य को अहिंसा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अहिंसा की व्याख्या उन्होंने भावात्मक रूप से की थी और वो मानते थे कि अहिंसा का अर्थ मात्र हिंसा का अभाव नहीं है बल्कि प्रेममय व्यवहार के द्वारा हिंसक व्यक्ति को बदला जाना, उसके हृदय को रूपांतरित करना ही अहिंसा है। सत्याग्रह में प्रेम और संयम के साथ सामने वाले व्यक्ति के जो विचार हैं उनमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह सत्याग्रह की विधि सत्य और अहिंसा दोनों के नैतिक मूल्यों पर आधारित है। सत्याग्रही जो होता है वो सत्याग्रह के अंतर्गत बुराई के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध की तकनीक को अपनाता है। और गांधी कहते थे कि सत्याग्रह का यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि सत्याग्रही जिस अत्याचारी का प्रतिरोध करना चाह रहा है वह अत्याचारी इस सत्याग्रही के शरीर और उसकी भौतिक संपत्ति पर तो भले ही अधिकार कर ले, लेकिन वह सत्याग्रही की आत्मा को किसी भी प्रकार शक्ति प्रयोग से नहीं जीत सकेगा। शरीर यदि कारावास में डाल भी दिया जाए तो भी आत्मा अविजित रहेगी, अविजय रहेगी। सत्याग्रह का सारा विज्ञान सत्य के संबंध में इसी मूलभूत ज्ञान से निकला है। बुराई के अहिंसात्मक प्रतिरोध में सत्याग्रही को दुख और यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। महात्मा गांधी ने इस प्रकार के कष्टों को एक धार्मिक और नैतिक महत्व प्रदान कर दिया और उन्होंने माना कि जनता के लिए मूलभूत महत्व की चीजें केवल तर्क से नहीं अर्जित की जा सकती बल्कि उन्हें कष्ट और यातनाएं झेलकर ही खरीदना होता है। तो अब आगे बढ़े। सत्याग्रह के कुछ नैतिक आधार बताए गए हैं। सत्याग्रह की जो विधि है वो सत्य और अहिंसा के नैतिक मूल्यों पर तो आधारित है ही। इसके अलावा सत्याग्रह के मूल में यह विश्वास भी कायम है कि प्रत्येक मनुष्य को हम मूल रूप से उसका स्वभाव अच्छा ही होता है। प्रत्येक मनुष्य मौलिक रूप से स्वभाव से अच्छा होता है। इसलिए सत्याग्रह का जो उद्देश्य है सामने वाले व्यक्ति को पराजित या अपमानित करना नहीं बल्कि उसकी जो अंतर्निहित मानवीय भावनाएं हैं उनको जगाकर उसके विचारों में उचित परिवर्तन लाना होता है। सत्याग्रही का उद्देश्य इस तरह से प्रेम द्वारा गलत काम करने वाले व्यक्ति की न्याय की भावना को जगाकर उसे सुधारना, मनमाफिक करना होता है। गांधी के बारे में हम जानते हैं कि गांधी साध्य और साधन की एकता में कट्टर विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि साध्य को
साधन को साध्य के अनुरूप होना ही चाहिए। वे मानते थे कि आदर्श समाज को सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए और इस लक्ष्य को सत्य और अहिंसा पर आधारित विधि या सत्याग्रह की विधि के द्वारा ही पाया जा सकता है। अब वे मानते थे कि जो सत्याग्रह की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत उनका मत था कि सत्याग्रह का इस्तेमाल अंतिम औजार के रूप में किया जाना चाहिए। सत्याग्रही व्यक्ति को पहले निष्पक्ष भाव से इस बात की परख कर लेनी चाहिए कि उसकी अपनी मांगे जो हैं वो सही या न्यायोचित हैं अथवा नहीं। उसे अपने दिमाग से सामने वाले व्यक्ति के प्रति सारी हिंसा और नफरत की भावना को पूरी तरह से शून्य कर देना चाहिए, पूरी तरह से दिमाग से निकाल देना चाहिए। सबसे पहले उसे सामने वाले व्यक्ति को समझा बुझाकर उसके विचारों में परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। हर कदम पर सामने वाले व्यक्ति को सुधारने का पूरा मौका उसे मिलना चाहिए। ये मौका उसे दिया जाना जरूरी है। अगर इसमें सफलता नहीं मिले तभी जाकर के अंतिम विकल्प के रूप में सत्याग्रह का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। वैसे व्यापक अर्थ में सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न भी एक तरह से सत्याग्रह का अंश ही कहा गया है। गांधी मानते थे कि सत्याग्रह की विधि को अपनाने के लिए हमारी नैतिक तैयारी जरूरी है। सत्याग्रही जो है उसे निस्वार्थ, निर्भय, अनुशासित और पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। इसके अलावा सत्याग्रही को कष्ट सहने और त्याग करने के लिए भी हर समय तैयार रहना चाहिए। सत्याग्रही को मन, वचन और कर्म से सत्य और अहिंसा के पालन के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। सत्याग्रही की कथनी और करनी में एकता भी बेहद जरूरी है। सत्याग्रही जो मनुष्य है उसे सबसे पहले अपने आप को उन बुराइयों से मुक्त कर लेना चाहिए जिनके विरुद्ध वो संघर्ष कर रहा है। इन सब बातों के अलावा यह भी बेहद जरूरी है कि सत्याग्रही मनुष्य जो है वो मानव की अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास रखता हो। अगर नैतिक तैयारी के बिना सत्याग्रह की विधि का उपयोग किया जाएगा तो निश्चय ही वो प्रभावी नहीं रह जाएगा और ना ही उसे सफलता की कोई संभावना भी होगी। तो गांधी मानते थे कि सत्याग्रह कमजोर लोगों का हथियार नहीं है। सत्याग्रह के लिए हर तरह का कष्ट, लाठी, गोली और यहाँ तक कि मृत्यु का सामना करने का भी साहस हम में होना चाहिए। अगर सत्याग्रही व्यक्तियों में अपनी मांगों के न्यायोचित होने पर पूरा विश्वास नहीं हो और दमन का सामना करने का नैतिक बल और साहस नहीं हो तो फिर ऐसे में सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन अधिक समय तक बना नहीं रह पाएगा, उसकी सफलता बिल्कुल भी संभव नहीं है। सत्याग्रह के अंतर्गत उन्होंने कई तरह के सत्याग्रह के रूप माने हैं। जैसे हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे भी उन्होंने बहुत अपनाया था और वे मानते थे कि जो कोई अनुचित अगर कोई कानून है तो उसको तोड़ना, टैक्स नहीं देना आदि का अभियान भी सविनय अवज्ञा के अंतर्गत चलाया जा सकता है। लेकिन कानून तोड़ने के बाद सत्याग्रही स्वेच्छा से उसकी सजा भुगतने को भी तैयार रहे। इसके अलावा असहयोग आंदोलन जो था वो भी सत्याग्रह के रूप में ही समझा जाएगा। अन्याय करने वाली सरकार थी सामने या अन्याय करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको असहयोग करके भी जो भी व्यवहार किया जाता है वो सत्याग्रह का ही एक रूप है। बंद या हड़ताल किया जाना भी सत्याग्रह के रूप में माने गए हैं। अनशन आदि को भी सत्याग्रह के रूप में ही मान्य किया गया है। कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि सत्याग्रह की जो विधि है वो संवैधानिक है या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ये विधि तो निसंदेह असंवैधानिक है। तो सत्याग्रह के अंतर्गत कई बार नागरिकों द्वारा उन कानूनों को जानबूझकर तोड़ा जाता है जिन्हें वे अन्यायपूर्ण समझते हैं। देखिए, समझना और होना अलग है। आप जिस कानून को अन्यायपूर्ण समझ रहे हैं, संभव है कि वो अन्यायपूर्ण ना हो। तो इसलिए अगर हम संवैधानिक विधि की व्याख्या कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के रूप में करें तो सत्याग्रह की विधि असंवैधानिक हो जाती है। लेकिन सत्याग्रह के अन्य रूप भी हैं, जैसे कि बंद या हड़ताल। अगर किसी मुद्दे पर अपनी सहमति या विरोध व्यक्त करने के लिए जुझारू और समझदार और जिम्मेदार नागरिक स्वेच्छा से कामकाज बंद कर देते हैं तो इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। सविनय अवज्ञा के अंतर्गत सत्याग्रही के द्वारा कानून को जरूर तोड़ा जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी सत्याग्रही उस कानून को तोड़ने की
कानून द्वारा निर्धारित सजा भुगतने के लिए तैयार रहता है। इस तरह सत्याग्रही जो है वो स्वयं कष्ट सह करके किसी कानून विशेष के अन्यायपूर्ण चरित्र की ओर अपनी सरकार और आम जनता का ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए सत्याग्रह की विधि को हिंसा और आतंकवाद की तरह पूरी तरह से असंवैधानिक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक विधि का दायरा काफ़ी बड़ा है और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आमतौर से ऐसे तरीकों को अपनाना ही चाहिए। लेकिन सत्याग्रह तो एक अंतिम औजार है, खुद गांधी ने माना है। और गांधी और जयप्रकाश जैसे जो सत्याग्रह के समर्थक विचारक थे, उन्होंने भी इसे अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाए जाने की बात कही थी। बात आती है सत्याग्रह के औचित्य की। तो इसके औचित्य के बारे में गांधी के विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। वो मानते हैं कि आम नागरिकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके सहयोग के बिना सरकार काम नहीं कर सकती। इसलिए उन्हें सरकार के कल्याणकारी कार्यों में, अच्छे कानूनों का पालन करने में और राज्य की रक्षा करने में सरकार के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर राज्य जनता का शोषण करता है, उसके विकास में बाधा उत्पन्न करता है, तो नागरिकों का यह दायित्व हो जाता है, उनका यह फर्ज हो जाता है कि वह अपना सहयोग वापस ले लें और नैतिक दबाव और अहिंसक असहयोग के द्वारा सरकार को सुधरने के लिए मजबूर करें, बाध्य करें। हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा अनैतिक और अन्यायपूर्ण आचरण ही सत्याग्रह का औचित्य है। सरकार के द्वारा बनाए गए अनैतिक कानूनों का पालन करना नागरिकों का नैतिक दायित्व नहीं है। इसके लिए वे सत्याग्रह का औजार अपना सकते हैं, ऐसा गांधी की मान्यता थी। वे मानते थे कि सत्याग्रह की विधि सामाजिक राजनीतिक लक्ष्यों को सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक उत्तम विधि है। यहाँ तक कि वे व्यक्तिगत जीवन में भी सत्याग्रह को अपनाने की बात करते थे। यह सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर आधारित एक उच्च आदर्श है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक विधि और अंतिम विकल्प के रूप में सविनय अवज्ञा और इस रूप में सत्याग्रह का ही इस्तेमाल किए जाने के बात वे करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक लक्ष्यों को पाने के लिए हिंसा और आतंकवाद के इस्तेमाल का कोई नैतिक औचित्य नहीं है। जहाँ पर परिस्थितियां अलोकतांत्रिक हों, वहाँ पर भी जहाँ तक संभव हो इस विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किया गया था। तो सत्याग्रह के मूल में सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई में विश्वास निहित है। सत्याग्रही जो है उसके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति निरा बुरा, निरा अपराधी बिल्कुल नहीं है, उसके भीतर एक व्यक्तिगत अच्छाई है। इसीलिए सत्याग्रह की सफलता बहुत कुछ सामने वाले की अच्छाई पर निर्भर करती है। अब देखिए, हालांकि हिटलर और स्टालिन जैसे जो निर्मम और क्रूर तानाशाह थे, जो कि सत्याग्रह के बारे में जानते ही नहीं थे, ऐसे लोगों के सामने सत्याग्रह की विधि को अपनाना निरी मूर्खता हो सकती है। चीन की राजधानी बेइजिंग में एक समय पहले कुछ छात्र, लोकतंत्र समर्थक छात्र थे। ये युवा, पढ़े लिखे युवा चीनी सेना के टैंकों के आगे लेट गए तो क्या हुआ? उन्हें निर्ममता पूर्वक टैंकों से कुचल दिया गया। तो इसी तरह जब हम देखते हैं कि कोई विदेशी आक्रमणकारी सेना हो जो सत्याग्रह के बारे में जानता ही नहीं है, उसके सामने यदि सत्याग्रह का प्रदर्शन किया जाएगा तो ये विधि शायद ही कारगर हो। वैसे भी इस बात का कोई नैतिक औचित्य नहीं है कि सत्याग्रही क्रूर तानाशाहों या आक्रमणकारी सेनाओं की अंतर्निहित मानवीय भावनाओं को जगाने के प्रयास में अपने जान की बलि चढ़ा दें। इसका कोई औचित्य नहीं है। तो सेना का मुकाबला देखिए सेना के जरिए ही किया जाना चाहिए। आतंक का मुकाबला आप इस तरह के सत्याग्रह से नहीं कर सकते। लेकिन बात आती है जहाँ एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की, तो वहाँ राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति के अच्छे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह की विधि वहाँ कारगर हो सकती है, ऐसा गांधी का मानना था।
तो आज इतना ही।